बीजेपी की 2023 साधने की तैयारी, बूथ की मजबूती पर करेंगे काम, जनजातीय समाज पर रहेगा विशेष फोकस, बीजेपी का एसटी वर्ग पर स्पेशल फोकस। जी हां, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ भाजपा अब 2023 की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए अब उसका पूरा फोकस जनजातीय समाज पर होगा। जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम कर आदिवासियों को साधने की पूरी तैयारी भाजपा ने की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ओबीसी के लिए कमिटेड है। जनजातीय समाज और भाजपा के बीच अब कोई गैप नहीं रहेगा। संस्कृति और उनकी पहचान और उनके मुद्दे और उनकी संवेदना, उसका पेशा कानून हो और उनके जंगल के अधिकार हो, वन उपज के अधिकार हो और उनकी शिक्षा के विषय में हो और उनके रोजगार के विषय में हो, हमें 360 डिग्रीज के लाइन स्ट्रेटेजी बनाकर आ रहे हैं और बाय द टाइम 2022 एंड होते होते हमारी ये सारे चीजों को हासिल करेंगे और जनजाति समाज भाजपा के बीच में कोई और गैप नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी की माने तो मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश और एमपी को न्यू इंडिया में एक नया स्थान देना है। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उसके होने से किसी भी तरह की चुनौती से इनकार किया। मुरलीधर राव ने कहा कि बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में दिग्विजय सिंह सहयोग दे रहे हैं। जो बढ़ने के रास्ते में हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता और हमारी सरकार तो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। एक और बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ बीजेपी के ओबीसी प्रेम को दिखावा बता रहे हैं। उनकी माने तो बीजेपी इवेंट वाली पार्टी है। ये तो इवेंट मैनेजमेंट का शो है, प्रशासनिक शो है। आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग लाने सर। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है। केदारनाथ गए, इवेंट मैनेजमेंट था, तो इसमें क्या रखा है? आदिवासी, आज के आदिवासी बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञान है उन्हें और वो समझते हैं क्या कलाकारी है और क्या हकीकत है। यूं तो आदिवासियों को लुभाने की कोशिश सियासी दल करते रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव से पहले इसमें तेजी दिख रही है। वजह है, राज्य में 43 समूहों वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की ओर से इस वर्ग को साधने के प्रयास जारी हैं। देखना होगा किसकी कोशिश रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो 2023 की तैयारी है और आदिवासियों पर फोकस जारी है और इसके लिए अगर देखा जाए तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही हर दांव आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसका दांव आने वाले वक्त में काम आएगा और अभी जो सियासत इस पर चल रही है उससे क्या आदिवासियों का भला हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आदिवासी जनाधार को वापस लाने की तैयारी में है बीजेपी? जनजातीय पॉलिटिक्स का किसे मिलेगा फायदा? क्यों कमलनाथ ने कही भाजपा के इवेंट शो की बात?
2023 से पहले आदिवासियों का साथ कितना जरूरी है। जी हां, साथ चाहिए, ये बात तो अभी साफ साफ समझ में आने लगी है, लेकिन इस साथ को आखिर कितना जरूरी मानती है सियासी दल, ये भी यहां पर समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो आदिवासियों का एक बड़ा तबका है जो जिसके साथ जाएगा उसका सियासत में पैर जमाना आसान होता हुआ नजर आएगा। अगर 2018 की बात करें तो कांग्रेस को जहां फायदा मिला था वहां बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो अपने जनाधार को मजबूत बताने के साथ ही वो कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। मेहमानों से पहले परिचय करा देती हूं। दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। स्टूडियो से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी दोगने जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, मुरलीधर जी को भी सुना है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को चुनौती ही नहीं मान रही बीजेपी। देखिए, चुनौती क्यों नहीं मान रही है, इनको ही सोचना चाहिए। आपका भी खंडवा का चुनाव देखा है, जो 3.25 लाख से हारे थे पहले और अभी 82,000 पे आ गए हैं। आपने दूसरे चुनाव भी देखा, रेगांव में बीजेपी की सीट थी, वो कांग्रेस में ने जीती है। इन्होंने सिर्फ जीती है 2 सीटें, जो इनको मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा है कांग्रेस का कैंडिडेट था जोबट में हमारी सुलोचना रावत, उनको ले जाकर जीती है। यहाँ अगर देखें रेगांव में तो समाजवादी का कैंडिडेट था, उसको लाकर जीता है। तो कौन सा इनने 30 मार का जैसा काम कर लिया, या पार्टी कोई आगे जा रही है? पार्टी अगर आगे जाती तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों कम किए इन्होंने? तो इस तरह से ये लोग तो सिर्फ बातें करते हैं। ये मुरलीधर राव जी बोल रहे हैं एक जेब में हम बनिया रखते हैं, एक जेब में ब्राह्मण रखते हैं। ये कोई भाषाएं होती है क्या? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं और कौन लोगों को कटाक्ष कर रहे हैं? और हम आदिवासियों को अब साथ रख लेंगे। भाई, जातिवाद फैलाने की बजाय प्रजातंत्र की रक्षा करो, प्रजातंत्र का सम्मान करो, और लोकतंत्र हमारे देश में रहेगा तो ही हम सब रहेंगे। लोकतंत्र बहुत जरूरी है, जातिवाद से कोई काम चलता नहीं है। स्वाधने की बात है, जिनका उनके अधिकारों को दीजिए ना। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी को अधिकारों का हमेशा लाभ पहुंचाया, उनको अधिकार दिए और आज तक देती आ रही है, और कांग्रेस ही हमेशा देती आई दोनों को। देखिए, और आरक्षण भी दिया तो कांग्रेस ने दिया था, इन्होंने तो आरक्षण का भी विरोध करते हैं ये लोग। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये किसी का कोई भला नहीं करना, इनका खुद का भला चाहिए। आज भ्रष्टाचार कितना हो रहा है प्रदेश में, आप देखिए, भ्रष्टाचार से पूरी सरकार घिरी हुई है। इसके साथ ही दूसरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है। ये समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको साथ लेंगे उसको साथ लेंगे। तो कमलनाथ जी ने हमारा जो वो साथ तो रहे हैं ना, वो तो आपके लोगों को भी साथ लेते हैं और उनकी पार्टी में वो चले जाते हैं। नहीं, इससे देश बचेगा क्या? अगर पैसे से खरीद रहे हैं लोगों को, विधायक को खरीद लिया पैसे से, तो देश बचेगा क्या? प्रजातंत्र बचेगा क्या? आप तो पहले से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप कोई आप सिद्ध नहीं कर पाए। नहीं, क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहे? आपको दिख रहा है 4 दिन पहले अगर चुनाव में ले जा रहे तो जनता समझ रही है। ये तो चुनाव जनता ने अगर समझा होता तो फिर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती, आपको नहीं लगता है? एक चीज है, सीधा सरकार चुनाव लड़ी, आपकी पार्टी से कैंडिडेट गया, लेकिन अगर जनता ने सुना तो उसने बीजेपी को चुना होगा या कैंडिडेट को चुना होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, वहां देखो कैंडिडेट गया, कैंडिडेट को नहीं चुना है। सरकार जो थी प्रशासनिक मिशनरी पूरा चुनाव लड़ रही थी, और सरकार के मंत्री 12 मंत्री वहां रह रहे हैं, मुख्यमंत्री 27 सभाएं कर रहे हैं। तो ये क्या, ये ठीक है क्या? लोगों के ऊपर दबाव बनाकर, अधिकारियों से दबाव बनाकर लोगों से वोट डलवा रहे हैं, तो ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। और मेन चुनाव जब आएंगे, जब ये सब परिस्थितियां नहीं रहती है, उस टाइम कांग्रेस निश्चित आगे जाएगी और आगे बढ़ेगी, और आदिवासियों का हमेशा आदिवासियों का ध्यान रखने वाली और उनको लाभ पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी ही, भाजपा नहीं है। धर्मेंद्र जी, वैसे तो चर्चा का विषय ये नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि दोगने साहब जिक्र कर रहे हैं अभी हालिया हुए उपचुनाव का। एक तो पहले उनका ये कहना कि कैंडिडेट चले गए, दूसरा उनका आरोप खरीद फरोख्त को लेकर, और तीसरा ये कहना कि वो दबाव बनाए उन्होंने, लेकिन सभाएं तो कांग्रेस ने कम करी। अगर दबाव बनाने की बात है तो इनको किसने रोका था जाने से, जनता से जुड़ने से? तो ये क्या बातें आपको लगता है कि ये राजनीति को लेकर तार्किक लग रही है? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं और नतीजे जब आते हैं तो जो भी पार्टी, जो भी दल चुनाव हारता है तो एक परिपाटी बन गई है, और खासतौर पर उपचुनावों में, कि इस तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर लगते हैं कि उसने मिशनरी का दुरुपयोग किया। भाई, उन्होंने यदि मंत्री तैनात किए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपके पास भी पूर्व मंत्री थे, आप पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की फौज, आप भी सेक्टर बूथ उतार सकते थे। और कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व की, कांग्रेस संगठन की ये कमजोरी रही कि कांग्रेस संगठन, आप देखिए पृथ्वीपुर को अपने अनाज छोड़ दिया था, या आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि कमलनाथ जी गए और सिर्फ एक सभा करके वहां से आ गए। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, हर बात पर देश की घटना पर, अंतर्राष्ट्रीय घटना पर उनके बयान आते हैं, जैसा कि अभी मुरलीधर राव बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी हमारी मदद कर रहे हैं। तो कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा
कि दिग्विजय सिंह जी के किन बयानों से भाजपा को फायदा होता है, या एक बड़ा वोट बैंक दिग्विजय सिंह जी के बयानों से नाराज होता है एक बड़ा वर्ग और वो भाजपा की तरफ जाता है। आपको याद ही होगा दिग्विजय जी खुद इस बात की स्वीकृति कर चुके हैं कि मेरे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। तो यानी दिग्विजय जी तो समझते हैं, अब कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि कितना बोलना देना चाहिए या नहीं बोलने देना चाहिए। निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस ने ये समझा होगा, इसीलिए दिग्विजय सिंह जी उपचुनाव के प्रचार से पूरी तरह दूर रहे। जबकि जो व्यक्ति अभी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी से बड़ा कांग्रेस में नेता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो। पीसीसी चीफ रहे दिग्विजय सिंह जी, सांसद रहे और फिर 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और ऐसा व्यक्ति, इतना बड़ा नेता उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाए, ये गलती किसकी है? ये गलती स्वाभाविक रूप से भाजपा की तो है नहीं, ये कांग्रेस संगठन की गलती है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी गलती है कि वो अब सही दिशा निर्देश नहीं दे पाया, या प्रदेश में उनकी जो टीम काम कर रही है वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाई। तो लोकतंत्र में जब भी नतीजे आते हैं तो सत्ता पक्ष पर इस तरह के आरोप लगते हैं। वो आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये भी अगले चुनाव में जनता तय करेगी, क्योंकि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की है तो जनता उसको देखेगी, और कांग्रेस ने यदि गलती की है तो भी मतदाता उसको देखेगा और उसको अपनी नाराजगी को या गलतियों को वोटों में तब्दील करेगा। ठीक है, चलिए दिव्या गुप्ता जी, आपसे समझना चाहेंगे जनाधार बढ़ाने की या वापस लाने की जो ये कोशिश है वो कितनी जरूरी हो गई है आगामी चुनावों के लिए, बीजेपी के लिए? नाज़रीन जी, इसमें मुझे लगता है जरूरी शब्द को हमको थोड़ा सा उसको रिप्लेस करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम इतनी जनोपयोगी योजनाएं लेकर आते हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक जाने वाली योजनाएं हैं, और वो योजना वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रही हो या पहुंचाना चाहते हो हम, तो क्यों ना हम इस तरह का कुछ योजना बनाएं, इस तरह का कोई तंत्र करें जो हर उस व्यक्ति तक वो योजना जाए जिसका लाभ उस व्यक्ति को मिले। तो मुझे लगता है कि इसको हमको रिफ्रेश और रिफ्रेम करना चाहिए कि हम इसको सिर्फ चुनावी राजनीति की तरह ना देखें, हम इस तरह से भी देखें कि जो हम इतना सारा कुछ काम करने में लगे हुए हैं, क्या वो अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहा हो तो उसको हमको रिवाइज करना चाहिए, रिफ्रेम करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, और फिर जाके उसको वहां पे हमको उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको सिर्फ बार बार हम एक जो शब्द प्रयोग करते हैं वोट बैंक, तो मुझे लगता है मैं उस चीज को हमेशा बहुत ऑब्जेक्ट करती हूँ कि ये कोई वोट बैंक नहीं है। हर व्यक्ति, हर बार जो कांग्रेस ने इस तंत्र को प्रचार प्रसार करा, उन्होंने हमेशा जनता को वोट बैंक समझा है और वोट बैंक नाम की एक चीज को खड़ा करके उसको डिवाइड एंड रूल करा है। तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, और मेरा ऐसा कहना है कि वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये जनता तक पहुंचने की राजनीति है। तो दिव्या जी, क्या लगता है बीजेपी कब तक पहुंच जाएगी जनता के बीच? ठीक है, जरूरत बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स बनती जाती हैं, सॉल्व होती रहती हैं। आपकी पर्सनली ये राय है, मैं कई बार आपसे मुखातिब हुई हूं, आपने इस पे ऑब्जेक्शन लिया है कि वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल ना हो, लेकिन सियासी दल इसी नजरिए से काम जब करते हैं तो ये सवाल उठते हैं। 15 साल की सरकार, मध्य प्रदेश की बात हम करें, केंद्र की बात हम करें, आखिर कब आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचेगा? और अगर नीयत सही है तो कहां दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को कब तक ढूंढा जाएगा और उसे सॉल्व किया जाएगा? वही मेरा ऐसे कहना है कि जब तक आप उस समस्या को समझेंगे नहीं, उसका संज्ञान नहीं लेंगे, और जैसे मैंने आपको अभी टर्म्स यूज करी कि रिविजिट नहीं करेंगे, तो आप अपनी रीथिंकिंग करके, रिविजिट करके आप उसको नई स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, तब जाके कहीं आप समझ में आएगा कि कहाँ थोड़ी सी भी अगर कोई कमी रह रही हो, थोड़े सा भी अगर कुछ अगर दिक्कत आ रही हो, तो उसको अब की बार हम पूरी तरह से वहां तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका, ये एक अच्छा सोच का नया एक आयाम होना चाहिए जिसको हम जनता के बीच तक लेकर जाएंगे। ठीक है, सोच तो अच्छी है आपकी बात से। एक बात यहाँ धर्मेंद्र सर के लिए, धर्मेंद्र सर, स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है और एक कोई कमी, जो छोटी कमी है उसे दूर करने की बात। अगर स्ट्रैटेजी देखें, सियासी दल ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य सियासी दल हो, क्योंकि जिस वर्ग को भी साधना होता है उससे जुड़ने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग बहुत समझदार है। हमने पिछले कई हफ्तों और महीनों देखा कि जो लड़ाई चलती रही आदिवासी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर, उसका श्रेय भी कांग्रेस बीजेपी अपने अपने पाले में लेती नजर आई। लेकिन सही उत्थान की अगर हम बात करें, आपने इतना लंबा वक्त देखा, सरकारें कई बदली, क्या वाकई आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो छोटी कमी की बात दिव्या जी कर रही हैं, वो वाकई छोटी है या अभी बहुत बड़ी है? देखिए, इस देश में जनजातियों पर राजनीति बहुत हुई है,
लेकिन जनजातियों के लिए जितनी सरकारी योजनाएं आई उनका लाभ दूर दराज के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को कितना मिल पाया है ये हम अभी भी जानते हैं, या अभी भी देखते हैं कि वो उनकी वनोपज को बेचने के लिए, कोई सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, समग्र देश की बात कर रहा हूँ, वे अपनी वन उपज को बेचने के लिए किस तरह से परेशान होते हैं या किस तरह शोषण का शिकार होते हैं। कुछ सालों पहले तक तो उनसे चिरौंजी ली जाती थी और उनको नमक दिया जाता था। इसी मध्य प्रदेश, संयुक्त मध्य प्रदेश की ये बात होती थी। अब बात आदिवासियों के लिए जो हो रही है, दोनों राजनीतिक दल कर रहा है। कांग्रेस ने 2013 में तो आदिवासी चेहरा उतारा था, कांतिलाल जी भूरिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन उस टाइम कांग्रेस आदिवासियों के बीच में शायद ठीक से संदेश नहीं दे पाई या अपनी बात को नहीं पहुंचा पाई, तो कांग्रेस के मन माफिक नतीजे नहीं आए थे। लेकिन जब 2018 के चुनाव हुए तो जनजातीय वर्ग के लिए जो 47 सीटें आरक्षित थीं उसमें से लगभग 30 कांग्रेस ने जीती और कांग्रेस की सरकार बनी। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो 2023 का रास्ते पर जाकर सत्ता में वापस आ सकती है। इसलिए उसने एक बड़ा वर्ग है आदिवासियों का, 47 सीटें तो उस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या इतनी है कि वो यदि एक तरफा वोटिंग करते हैं तो जिस भी दल के पक्ष में करेंगे वो दल सत्ता तक पहुंचेगा। बिल्कुल, और सत्ता की चाहत तो ये रणनीति जी चुनाव के 2 साल पहले या कुछ राजनीतिक दल 5 साल तक इस तरह की तैयारियां करते हैं और ये रणनीति भाजपा बना रही है। ठीक है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस जी दोगने सर जी, कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कांग्रेस हमेशा काम करती आई है। आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि हम कमियों को दूर कर रहे हैं। भाई 15 साल से सरकार है, 17 साल हो गए सरकार आपके पास है, केंद्र में 7 साल से आपके पास सरकार है, आप सरकार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जब चुनाव आते हैं, जब ये इवेंट चालू कर देते हैं तो ये तरीका नहीं होता। आप हमेशा काम कीजिए और कांग्रेस ने हमेशा काम किए। पट्टे अगर दिए तो कांग्रेस ने दिए आदिवासी भाइयों को, अगर उनको ये अनाज दे रहे हैं तो कांग्रेस ने दिया है, या दूसरी सुविधाएं दी है तो रोजगार दिया है तो कांग्रेस ने दिया, 100 दिन का जो दिया है कांग्रेस ने दिया है, तो ये सब कांग्रेस ने दिया। भाजपा बताए अगर कुछ दिया हो तो इनने तो आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं की, उसको बंद कर दिया। और ये बात करते हैं आदिवासियों की। आपको नहीं लगता कि अब राजनीति करने का जो थोड़ा तरीका है, बीजेपी जिस तरीके से अब सियासत में अपने पैर जमा रही है और जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करें कि अब आप जो बार बार कहते हैं वो जनता के बीच जाने की जरूरत है, आपको नहीं लग रहा कलेवर थोड़ा बदल गया है? इवेंट की बात आप बार बार करते हैं बीजेपी को लेकर, अभी कमलनाथ जी भी यही कह रहे थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब जनता के मन मस्तिष्क पर छाने के लिए या असर डालने के लिए ऐसे इवेंट जरूरी हो गए? देखिए, इवेंट इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आपने देखा केदारनाथ में हुआ इवेंट, उसके बाद ये इवेंट होने जा रहा है। तो ये ठीक है क्या? केदारनाथ में आप गए, आपको पूजा करना थी, शांति से पूजा करते ना, ये आप टीवी पे मीडिया में दिखाने की जरूरत क्या थी? वहाँ कैमरे लगवाने की जरूरत क्या थी? वहाँ कैमरे अंदर लगा लिए, वहाँ के पुरोहित लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये इवेंट हो गया। इसी तरह से आप आदिवासियों के साथ इवेंट करने आ रहे हैं। आप एक तरफ तो कोरोना की बात करते हो, भीड़ इकट्ठी नहीं होना चाहिए, चुनाव में 1000 लोगों से ज्यादा की सभा नहीं होना चाहिए, शादी में 300 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है आपका राजनीति करने का? तो आप एक तरफ तो जनता को परेशान करते हो और दूसरी तरफ अपने आयोजनों में खूब भीड़ इकट्ठी करते हो, तो ये तरीका नहीं होता। ये जनता सब समझ रही है और उसी का परिणाम ये आपने देखा खंडवा लोकसभा का और आगे आने वाला 23 का चुनाव में। जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम होने जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी दिवस पर जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इन्होंने पहले तो छुट्टी नहीं घोषित की पिछले उसमें तो, और अब वो जो उसकी लताड़ पड़ी है और आदिवासी इनसे नाराज हो गया है और जो इनके मंत्री और ये लोग ही बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे, आपने देखा होगा। तो इसलिए अब ये आयोजन कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी को यहाँ लेकर आ रहे हैं और उस आयोजन में और 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको करना है तो गांव-गांव जाइए ना, सेवा करिए ना, आपके विधायक है, आपके सांसद है, आपके वहाँ दूसरे प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों के बीच में जाके उनके काम कीजिए। यहाँ विधानसभा आपके पास, आप योजना बनाइए और योजना बनाकर उनको इम्प्लीमेंट कीजिए उनके पास नीचे जाके। तो वो चीजें नहीं करेंगे, यहाँ लोगों को इकट्ठा करके 2.5 लाख लोगों को लाकर यहाँ और फिर नया एक तरीका ले आएंगे। जैसे वहाँ आपने देखा कलकत्ता या बंगाल में चुनाव में फिर यही करके कोरोना लेके आए थे, अब फिर वही परिस्थितियां आया, लोगों को भीड़ इकट्ठी करेंगे और मध्य प्रदेश में फिर कोरोना लाने की। पूछ लेती हूँ, दिव्या जी क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन जी, बहुत सारे बातें बोल दी गई। मैं 2-4 चीजों को पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। 2 शब्द बार बार यूज हो रहे हैं, आदिवासी और जनजाति।
तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस आज दिन तक इस बात पे कंफ्यूज्ड है कि आदिवासी बोलना है कि जनजाति बोलना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। आदिवासी यानी अंग्रेजी में जिनको बोलते हैं अबोरिजिनी, मतलब जो यहाँ के जंगलों के वासी प्रवासी हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। जनजाति यानी ट्राइब्स। तो आप पहले कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि शब्द दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग उनके मतलब निकलते हैं, दो अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब दो ही है, लेकिन दिव्या जी बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप एक ही है। नहीं, आरोप एक ही है कि भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आरोप एक ही है। दूसरी बात, आपको कष्ट इस बात का हो रहा है कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो साहब आप लोग को किसी ने रोका है क्या? आप कार्यक्रम करिए ना। आप में न मादा है, न हिम्मत है, न ताकत है, न विजन है, न कार्यकर्ता है। आपको किसने रोका है? और आप प्रवचन बहुत अच्छा दे रहे हैं कि आप गांव गांव जाइए, आप काम करिए। एक छुट्टी घोषित करने से आपको लगता है कि आपने काम कर लिया, तो ये सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और आप जो गांव गांव जाने की बात कर रहे हैं साहब, तो गांव गांव तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जाती है। आप ही लोग हैं जो कमरे में बैठ के राजनीति करते रहते हैं, और गांव तो बहुत दूर की बात है कि कभी कोई जाके किसी ने देखा नहीं होगा। तो इसलिए ये सब बातें आपको आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप ना बात करें, प्रवचन ना दें। आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, हमको क्या कर रहे हैं वो हम पर छोड़ दीजिए। और हमको भली भांति मालूम है कि हमको क्या करना है, और हम उसी सोच, उसी विजन और उसी मिशन के साथ हम काम पर लगे हुए और काम पर जा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र सर, विजन बहुत जरूरी है। नीति और नियत को लेकर, कांग्रेस को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं। तो क्या अब जरूरत है, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, प्रदेश के नेतृत्व की बात हो, क्योंकि उपचुनाव को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सत्ता के सेमीफाइनल जैसे हैं ये चुनाव। तो आपको लगता है कि इस रिजल्ट से अब कांग्रेस को आत्ममंथन की, चिंतन की और सबक लेने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि वो उसकी परंपरागत दो सीटें पृथ्वीपुर और जोबट क्यों हार गई। लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है कि मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश में हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि एक दलीय व्यवस्था हो और एक दल, जैसा कि इस देश ने 84 में देखा कि पूरा विपक्षी इस देश की लोकसभा से गायब था। तो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो, और विपक्ष कोई सा भी दल विपक्ष में हो, लेकिन मजबूत विपक्ष इस मध्य प्रदेश की जनता को मिले जो उसकी बातों को समय पर सही तरीके से उठा सके। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में रहे और अपना आत्ममंथन करे कि उसने कहाँ गलतियां की। एक तो उनकी चुनी हुई सरकार चली गई, ये जो मौजूदा कांग्रेस का नेतृत्व था उसकी नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल है। जी जी। दूसरा, फिर उसके बाद 3 उपचुनाव हुए हैं। एक तो इकट्ठे 29 सीटों पर हुए थे, उसके नतीजे देश ने, मध्य प्रदेश ने देखे। उसके बाद फिर एक दमोह उपचुनाव हुआ विधानसभा का, वो कांग्रेस जीती। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ इसको सेमीफाइनल कांग्रेस ने ही इस चुनाव को बहुत हाइप कांग्रेस ने ले जाकर दी। कांग्रेस ने कहा कि इसमें सब कुछ तय होगा, शिवराज जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की क्षमताओं पर सवाल उठाए। और जब नतीजा आया, या तो फिर कांग्रेस को उस तरीके से चुनाव लड़ना था, कांग्रेस का प्रत्याशी जो था वो भाजपा में चला गया जी। ये कांग्रेस संगठन की गलती थी या कमजोरी थी या उनसे कई चूक हुई थी कि वो अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पाए। फिर एन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक विधायक चला गया, उस विधायक के आने से या एक विधायक के जाने से सरकार नहीं बदल रही थी, लेकिन इससे जनता में एक मैसेज गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक चले, इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और उनके जो भी बड़े नेता हैं उनको चिंतन करना चाहिए। भाजपा पे आरोप लगाने की बजाय उनको देखना चाहिए कि उनसे कहाँ गलतियां हुई हैं या कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अब 2023 में बहुत समय नहीं बचा है। ठीक 2 साल बाद नवंबर में ही चुनाव होने। ठीक है, दोगने साहब क्या लगता है संगठन को लेकर, कांग्रेस को लेकर जो परसेप्शन जनता के बीच जा रहा है, या बीजेपी बार बार ये कह रही है कि आपके यहाँ नीति नियत ठीक नहीं है, नेता मजबूत नहीं है, इससे कांग्रेस को बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी? जी देखिए नाज़रीन जी, जैसे दिव्या जी बोल रही हैं कि ये अपनी स्कीमें नहीं बता रही हैं, इवेंट करने की बात कर रही है कि भीड़ हम इकट्ठी कर लेंगे, ये कर लेंगे। आपने किया क्या है आदिवासियों के लिए, ये तो बताएं। मेरे पास समय नहीं बताएं। आप अगर संगठन के बारे में कुछ कहना चाहें तो बताइए कि कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस का संगठन मजबूत है, कांग्रेस का संगठन काम कर रहा है, कांग्रेस के लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने नीचे तक काम किया है, उसी का रिजल्ट खंडवा का जो आया है वो रिजल्ट सामने दिख रहा है कि सरकार से लड़े हम
और सरकार से लड़ने के बाद, क्योंकि उपचुनाव जो होते हैं अधिकतर सरकार के पक्ष में जाते हैं, पर सरकार के विरोध में अगर जा रहे हैं या कम वोटों से बहुत अंतर आ रहा है तो निश्चित ही जनता इसका समझ रही है और हमारी बातों को मान रही है। हमने मुद्दा उठाए हैं, और मुद्दे लेकर हम जाएंगे बाजार जनता के बीच है, ये आपका कहना है। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन जनजातीय पॉलिटिक्स को लेकर अभी भी आगे सियासत देखने को मिलेगी। कांग्रेस आरोप लगाती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी जनता से जुड़कर उनके दुखों को, उनकी तकलीफों को दूर करने की बात कर रही है। लेकिन देखना होगा कि इस जनजातीय गौरव दिवस के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलता है। क्या कांग्रेस अपने आरोपों के अलावा बढ़कर जनता के बीच जाती है या फिर बीजेपी जनता में पैठ बनाने में सफल हो पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।